आज अपन चर्चा करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के आयु संबंधी विधियों एवं खोजों के अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के जल, थल और नवखंडों का वास्तविक स्वरूप लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ। बाद में स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी की ही भांति इसके परिवार के सदस्य और हैं जो सूर्य से शक्ति प्राप्त करते हैं, स्वयं घूमते हैं और सूर्य की परिक्रमा आदिकाल से करते आ रहे हैं। इन सभी को ग्रह कहते हैं। पृथ्वी भी जैसे कि हम पढ़ चुके हैं उन्हीं भांति एक ग्रह है। पृथ्वी का जीवन स्रोत सूर्य है। पृथ्वी को सूर्य से ही प्रकाश, ताप, ऊष्मा आदि मिलते हैं। मानव आदिकाल से ही पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विचारों का प्रतिपादन करता आ रहा है, जो स्वयं विशेष की परिस्थितियों, धार्मिक भावनाओं, वैज्ञानिक उपलब्धियों के अनुसार भिन्न और परिवर्तित होते रहते हैं। अतः व्यवस्थित एवं विकास क्रम की दृष्टि से उनकी चर्चा करना नितांत आवश्यक है। पृथ्वी की तो उत्पत्ति के संबंध में पहला आता है प्राचीन मत। मानव संस्कृति के विकास के आदि स्थल मिस्र, चीन, भारत, यूनान है। अतः इन देशों के पौराणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है। मिस्र की आदि सभ्यता तथा उस युग की विकसित सब खगोल शास्त्रों के अनुसार समुद्री जल से एक अंडा निकला मानते हैं। इस अंडे के दो भाग हो गए, एक स्वर्ग बना, दूसरा पृथ्वी। पोलोनेशिया के निवासी पृथ्वी के अंडाकार स्वरूप को समुद्र में तैरता हुआ मानते हैं। स्कैंडिनेविया के प्राचीन लोगों ने पृथ्वी को ढालू और विशाल वृक्ष पर टिके रहने की बात की है। आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न जो व्यूज़ है उनमें है पृथ्वी की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत एवं विचारधाराओं का 18वीं शताब्दी के बाद प्रतिपादित माना जाता है, जिसमें बफन, कांट, लाप्लासा, चैम्बरलिन, जीन्स, जेफरे, ऑटो सिमन, रसेल, रॉबसन, अल्फवेन, हायल, नार्लिकर जैसे विद्वानों में से अधिकांश के विचार दो प्रकार की परिधि में बंध जाते हैं। एक तारक सिद्धांत, दे तारक सिद्धांत। एक तारक सिद्धांत में इस प्रकार की परिकल्पनाओं में पृथ्वी या ग्रहों की उत्पत्ति के लिए एक ही तारे को उत्तरदायी ठहराया जाता है। दे तारक सिद्धांत में इस प्रकार की परिकल्पनाओं में दो तारों के सम्मिलित रूप से प्रक्रियाएं करने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इमैनुअल कांट का गैस आधारित सिद्धांत 1755। ये वायव्य राशि परिकल्पना या गैस राशि सिद्धांत जर्मन दार्शनिक के इमैनुअल कांट की देन है। इस पर न्यूटन की गति नियमों की स्पष्ट छाप है। कांट के अनुसार पृथ्वी का निर्माण कार्य निम्न प्रकार हुआ। पहला, ब्रह्मांड में अलौकिक शक्ति द्वारा निर्मित आद्य पदार्थ के कण विचरण कर रहे थे। दूसरा, आद्य पदार्थ के ये कण ठंडे, स्थिर और सूक्ष्म थे। तीसरा, कालांतर में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यद्यपि गुरुत्वाकर्षण शक्ति स्वयं कणों में विद्यमान थी, किंतु समय तक एक दूसरे को पास नहीं आए। जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव बढ़ा, तब सभी कण पारस्परिक खिंचाव के कारण एक दूसरे से टकराने लगे। टकराव में उनकी गति पैदा हुई और गर्मी के कारण कोणीय संवेग भी उत्पन्न हो गया। पांचवा, परिणाम स्वरूप सभी आद्य पदार्थ तप्त गैस के रूप में बदलकर तेजी से गतिमान हो गए। फलतः गैसीय राशि उत्पन्न हुई, जो कालांतर में नीहारिका में परिवर्तित हो गई। छठा, आद्य पदार्थ के कण तप्त गैस बनकर हल्के हो गए, जिससे उनके चक्कर लगाने की गति निरंतर तेज हो गई। सातवां, तेज गति के कारण अब केंद्रीय बल शक्ति अधिक हो गई, जिसके अनुसार पदार्थ केंद्र से छिटक कर दूर चले जाते हैं। इसमें वृद्धि से नीहारिका की परिभ्रमण गति में भी वृद्धि हो जाती है। आठवां, फलस्वरूप आद्य पदार्थ के मुख्य गैस पुंज की गति इतनी बड़ी कि विस्तृत रेखीय क्षेत्र पर पदार्थ इकट्ठा हो गया, किंतु केंद्र बहिर्मुखी बल शक्ति के कारण तप्त गैस राशि पुंज में से छल्ले निकलना प्रारंभ हो गए। एक एक करके 7 छल्ले निकले, जिससे 7 ग्रहों का निर्माण हुआ। कांट के समय अंतिम 2 ग्रहों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए
7 ही ग्रहों की कल्पना की गई। बाद में 9 ग्रहों के बारे में विचार प्रस्तुत किया। 9वां, ग्रह की गतिमान रहे, उनमें भी विषुवतीय के क्षेत्र पर आद्य पदार्थ गैस रूप में अधिक इकट्ठा हो गए, जिससे ग्रह का पिंड संभाल न सका और एक वलयाकार छल्ले का बाहर फेंका गया, जिससे उपग्रहों की रचना हुआ। जितना बड़ा ग्रह था उसके उतने ही अधिक छल्लों के फेंके, जिससे बड़े ग्रहों के अधिक और छोटे ग्रहों के कम उपग्रह बने। बृहस्पति के 12 और पृथ्वी के 1 उपग्रह इसका प्रमाण है। 10वां, प्रारंभिक गैस पुंज का अवशेष भाग सूर्य है। सभी उपग्रहों का मूल स्रोत सूर्य है, इसीलिए इन सब सम्मिलित पिंडों का नाम सौरमंडल है। इस विचारधारा का प्रस्तुतिकरण कांट ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हेवंस पे किया है। इस सिद्धांत का जो गुण है उसमें है कि 1755 के बाद में अधिकांश विद्वानों को इससे प्रेरणा मिली। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम पर आधारित ये पहला सिद्धांत था। दोष, पहला, कणों के पारस्परिक टकराने से कोणीय वेग उत्पन्न होने की कल्पना कोणीय संवेग की अविनाशीता या कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के नियमों के प्रतिकूल है, क्योंकि कणों के परस्पर टकराने से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। दूसरा, कणों के आपस में टकराने कोणीय संवेग लाने के लिए शक्ति कैसे और कहाँ से आई, उसका उल्लेख कांट ने नहीं किया। इसके अलावा कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार यदि निहरिका का आकार बढ़ता है तो गति घटती है, अतः सिद्धांत आधार ही गलत है। तीसरा, कणों के एक दूसरे से टकराने से कोणीय संवेग लगातार चालू नहीं रह सकता, वरन उनको कोणीय वेग देने हेतु तो किसी बाहरी ताकत की जरूरत पड़ती है। अतः उनका सिद्धांत कुछ समय बाद गणित के गलत नियमों पर कल्पित होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। ओके।